महाबाहु ब्रह्मपुत्र, मैं हिमालय को चीरता हुआ उतरता हूँ। युग युग से बहता रहा हूँ मैं, कामरूप कामाख्या धाम की महिमा गाते हुए। मेरी लहरों में, मेरे प्रहरों में प्रागज्योतिषपुर के गुण समाये हुए हैं। मैं हूँ जागृत प्रहरी, अतीत और वर्तमान की धरोहर। लोहित भी नाम है मेरा। मैं हूँ अहमिया जनजीवन के दिल की धड़कन। मेरे ही सीने में दफ्न है अहम प्रदेश की जय विजय की सदियों पुरानी लंबी दास्तां। कालिका पुराण में कामरूप के पहले राजा महिरंग दानव का वर्णन है। मैं गवाह हूँ यहाँ होने वाली कई जगह पराजय का, नायकों और शहीदों का, देशभक्ति की कथाओं का। मैं सुना रहा हूँ कवियों, संतों और महापुरुषों की इस धरती की अनसुनी कहानी। सुनिए, आदिकाल का एक नया सवेरा। वेद व्यास के द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत, उसमें वर्णित है बलशाली राजा नरकासुर और भागदत्त की कहानी, जो प्राग ज्योतिषपुर के इस पावन धरती पर पैदा हुए। नरकासुर विदेह के राजा जनक के दत्तक पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त ने किरात राज को समाप्त करके प्राग ज्योतिषपुर में सत्ता संभाली थी। कामाख्या देवी की कथा और नीलाचल पर्वत पर मौजूद मेघला बुजोवा की सीढ़ियां क्या नरकासुर के होने का संकेत नहीं थे? मैं नरकासुर के समकालीन रहे सोनितपुर के राजा बाणसुर और विदर्भ के राजा भीष्मक की शौर्य का भी गवाह हूँ, जिनकी कहानियां गाहे बगाहे भगवान श्री कृष्ण से जा जोड़ती हैं। सचमुच आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। देखो, आज इस युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे विपक्ष में है। एक योद्धा के लिए भगवान श्री कृष्ण के हाथों मरने से बेहतर और क्या हो सकता है। ओ मेरे प्रिय प्राग ज्योतिषपुर, मेरी विजय में तुम्हारी रक्षा है, मेरी पराजय में तुम्हारा अंत होगा और तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जो आने वाले समय में याद रखा जाएगा। मेरे प्यारे प्राग ज्योतिषपुर, स्वर्ग से भी सुंदर। ओ मेरे प्रिय प्राग ज्योतिषपुर, मुझे अपनी गोद में सोने दो। मेरा अंत आ गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और नरकासुर के पुत्र भागदत्त को प्राग ज्योतिषपुर के सिंहासन पर बिठाया। भागदत्त एक वीर योद्धा था, वीरों का वीर। यही भागदत्त अपनी सेना लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा। सुकृतिक नामक हाथी पर सवार वीर राजा भागदत्त तीसरे पांडव अर्जुन के हाथों युद्ध स्थल में मारा गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। भागदत्त के बाद प्राग ज्योतिषपुर की इस पावन भूमि पर शासन करने वाले 17 शासक आए। राजवंश के अंतिम शासक सुपर्णक का सफाया कर दिया गया। पहली सेना का नेतृत्व करने वाले पुष्यवर्मा ने प्राग ज्योतिषपुर के सिंहासन का दावा किया। वर्मन वंश के 12 राजाओं ने इस भूमि पर शासन किया और अंत में मध्यकालीन भारत के कामरूप राज्य के सबसे महान और सबसे सम्मानित राजा कुमार भास्कर वर्मा का जन्म हुआ। भास्कर वर्मा आजीवन अविवाहित रहे। भास्कराब्द कैलेंडर उन्हीं के राज की देन है जो आज भी प्रचलित है। भास्कर वर्मा के राज में प्राचीन कामरूप देश ने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काफी प्रगति की। कुमार भास्कर वर्मा के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भी कामरूप आए। इलाहाबाद स्तंभों और शिलालेखों में इस धरती की महिमा दर्ज है। उत्तर भारत के महान राजाओं में से राजा हर्षवर्धन भास्कर वर्मा के परम मित्र थे। उनकी मित्रता की कथा आज भी इतिहास में दर्ज है। यहाँ राजा भास्कर वर्मा की संतान है। वो बहुत बड़ा विद्वान है। उसकी प्रजा उस पर जान न्योछावर करती है। दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं। राजा बौद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान करता है। भास्कर वर्मा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। किसी वंशज के न होने के कारण राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो गई। शाल स्तंभ वंश ने कामरूप की सत्ता संभाली। कई उतार चढ़ाव के बावजूद शाल स्तंभ वंश का शासन चलता रहा और अंतिम राजा त्याग सिंह निस्संतान रहे। फिर पाल वंश के राजा स्तंभपाल कामरूप की सत्ता पर बैठे और उसके बाद राजा नीलध्वज ने शासन संभाला और प्राग ज्योतिषपुर से हटाकर कामतापुर को अपनी राजधानी बनाई। इस तरह उसने कामरूप की सीमा में विस्तार करना शुरू किया और फिर कामरूप को कामतापुर के नाम से जाना जाने लगा। राजा नीलध्वज के देहांत के बाद राजा दुर्लभ नारायण कामतापुर के सिंहासन पर बैठे तो उनके शासन काल में भी कायस्थों के 7 परिवार और ब्राह्मणों के 7 परिवार कन्नौज से आकर कामरूप में बस गए, जिनमें श्रीमंत शंकरदेव के पूर्वज चंडीगढ़ ब्राह्मण भी थे। दुर्लभ नारायण के बाद राजा हुए चक्रध्वज और इन्हीं चक्रध्वज के शासनकाल में सन 1449 में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म हुआ।
महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने अहम के सार्वजनिक जीवन के बौद्धिक विकास पर गहरा असर डाला। मानव धर्म और समाज की एकता के प्रति गहरी लगन के साथ भेदभाव से मुक्त एक नए समाज के निर्माण के संकल्प के साथ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने अहम के धर्म और संस्कृति के दर्शन को पूरी तरह से बदल दिया। एक तरफ एक शरण नामक धर्म या नव वैष्णव धर्म की स्थापना की गई, तो दूसरी तरफ अहमिया भाषा, साहित्य, समाज और संस्कृति की नई नींव भी रखी गई। अहमिया भाषा में नाटकों और अभिनय को एक नया रूप मिला। शंकर माधव की गुरु शिष्य जोड़ी के बारे में तो और भी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन आइए कहानी पर वापस चलें। चक्रध्वज के बाद राजा नीलांबर की बारी आई। बाद में बिहार के राजा विश्वसिंधा के पुत्र मल्लदेव ने नर नारायण के नाम से कोच राज पर चढ़ाई और अपने भाई शुक्रध्वज, जो चिलराई के नाम से भी जाना गया, उसके साथ राज्य किया। राज्य के महामंत्री और सेनापति के रूप में चिलराई ने साम्राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। अपनी सूझबूझ और बहादुरी से राज्य की सीमा को काफी दूर तक फैला दिया। बहुत समय पहले विदर्भ नगरी में रत्नध्वज पाल सुटिया के राजा थे। सुटिया के अंतिम राजा लितिपाल अहमों के साथ युद्ध में मारे गए और उनकी रानी साधिनी ने चढ़ाई करती अहम सेनाओं से अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए चंदनगिरी पर्वत से छलांग लगाकर जान दी। पातकाई की पहाड़ियों को लांघता हुआ कि कौन आया? मुंगरी मुंगरम में 18 साल राज करने के बाद सिपाम से दिहिंग नदी के पानी को खींचता हुआ स्वर्गदेव सुकाफा का उदय हुआ। उसके साथ उसकी पैदल सेना, वो सवार और पुरोहित भी है, मगर महिलाएं साथ नहीं है। उसने मोरान राज्य की 4 राजकुमारियों से विवाह किया। वो कामरूप के अन्य राजाओं से समझौता करता हुआ आया और स्वर्गदेव ने जल्दी ही पूरे प्रांत पर आधिपत्य कायम कर लिया। सुखाफा एक अपराजय राजा के रूप में उठा और उसका साम्राज्य अहोम की धरती के नाम से जाना गया। मूंग सुंग खान, हम इस देश की उर्वर धरती और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य में भाईचारा कायम करेंगे और अनाज उगाएंगे। बराही, कछारी, देवरी और सुटिया के योग्य बुनकर रेशम, पाट और मूंगा के कपड़े बनाएंगे और यहाँ के नागरिक खुद अपने लिए 2 छतों वाले घर बनाएंगे। इस तरह असम के घरों के खास आकार की शुरुआत हुई। स्वर्गदेव सुकाफा ने नए विचारों को इकट्ठा किया और नई प्रेरणा के साथ असम में सामाजिक बदलाव के लिए बोर असम की नींव रखी। 39 वर्षों के अपने शानदार शासन के बाद कमजोरी और बुढ़ापे के कारण वो 1268 में स्वर्गवासी हुए। संकट और समृद्धि के बीच अहम राजाओं ने 600 वर्षों तक शासन किया और एक गौरवशाली अध्याय लिखा। युद्ध, संघर्ष और लड़ाई, अहम की धरती पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या ये मुगल आक्रांता रहे थे? एक नहीं, 12 बार मुगलों ने अहम पर आक्रमण किया। पहला हमला कैसाकू की लड़ाई में हुआ। तुर्की सुल्तान बादशाह ने हमला किया, लेकिन कामरूप के राजा पृथु की सेना ने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से आताताइयों को हरा दिया। उत्तर भारत से आए सुल्तान को राजा पृथु के हाथ एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बनहबारी, कटली मुख, इटाखुली, बोरंदी मुख और गुवाहाटी
इन सभी इलाकों में मुगलों की शर्मनाक हार हुई। सरायघाट युद्ध के इतिहास की गाथा गौरवशाली है। औरंगजेब की ओर से आमेर के राजा राम सिंह की विशाल सेना और महानायक लचित बोरफुकन के नेतृत्व में छोटी सी अहम सेना की जंगी बेड़े का टकराव हुआ। राम सिंह का काम तमाम करने के लिए ही लचित बरफुकन का जन्म हुआ है। किसने उसे उकसाया कि वो इंद्रवंशीय वीर आहोम स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंहा के खिलाफ युद्ध लड़े? मुझे दुश्मन को मानहा नदी के उस पार खदेड़ना होगा। मुझे युद्ध के मैदान में ले चलो। बीमारी की हालत में भी मुझे लड़ना है। कोई भी बाधा लचित बरफुकन को रोक नहीं सकती। सरायघाट युद्ध में अहम विजय हुए। मानह नदी तक अहम साम्राज्य का विस्तार हो गया। इस तरह अहम राज्य की सीमा बढ़ी और बढ़ता गया राजा मंत्रियों का अहंकार। अचानक अहम साम्राज्य पर अंधेरा मंडराने लगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। मंत्री सलाहकार पूर्णानंद बूढ़ा गोहाई का असमय निधन हो गया और भरोसेमंद समझे जाने वाले मदन चंद्र बरफुकन ने अहम पर चढ़ाई करने के लिए बर्मी सेना के रास्ते खोल दिए। बर्मी सेना सीमा का उल्लंघन करते हुए हाजिरा चौकी तक पहुंच गई, जिस पर ब्रिटिश कंपनी का क्षेत्राधिकार था। इसके साथ ही लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो गया। ये एंग्लो बर्मी युद्ध की शुरुआत थी, जिसमें डेविड स्कॉट, लॉर्ड एमहर्स्ट और कैप्टन रिचर्ड ने अलग अलग युद्ध में बर्मी सेना को पराजित किया। ब्रिटिश सेना बर्मी सेना को यांडबू नामक स्थान तक खदेड़ती चली गई। एवा के राजा ने 24 फरवरी 1826 को यांडबू के संधि पर हस्ताक्षर किया और अहम राज के केंद्र रंगपुर के करेंगहोर में ब्रिटिश यूनियन जैक लहराने लगा। आज मेरे राज्याभिषेक का दिन है। मुझे अपने हाथ में हेंगडांग लेकर सिंहासन पर चढ़ना है। मैं जनता की सेवा के लिए, देश का उद्धार करने के संकल्प के लिए ये सब कुछ विसर्जित कर रहा हूं। जनता मुझे जिस आसन पर बिठाएगी वो मुझे स्वीकार्य है। इस खुली हुई हेंगडांग को हाथ में लेकर कसम खाता हूं, अपने राज्य के सम्मान की रक्षा के लिए देश के दुश्मनों का काम तमाम कर दूंगा। ये कौन है जिसने शपथ से खलबली मचा दी? क्या ये अहम राजकुमार गोमधर कंवर? ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये पहली बगावत थी। अंग्रेज कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने इस जमीन को कच्चा तेल निकालने के लिए खोदा, काला चुना और इसके पूरे इलाके में चाय के बागान सींचे, हरे सोने की भूमि। अंततः इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की पुष्टि हुई, मगर देश भर में विदेशी शासन के खिलाफ कई विद्रोह भड़क उठे। मणिराम दीवान और पियाली फुकन ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। मैं आपसे विनम्रता सीखने नहीं आया हूं साहब। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यांडबू संधि के किस समझौते के तहत आपने असम के सिंहासन पर कब्जा किया है? सैकड़ों वर्षों के राजघरिया मोईरांग को खोदकर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात अपने देश भेज दिए। क्या ये एक सभ्य राष्ट्र की पहचान है? गलती से भी ये भूल मत करना साहब। भले ही मणिराम दीवान को कुचल कर मार दिया जाए, लेकिन धोखेबाज जालिमों के सामने वो कभी झुकेगा नहीं। दोषियों को पहले फांसी दी गई और बाद में मुकदमा चलाया गया। 1830 में पियाली फुकन को फांसी दी गई और 26 फरवरी 1858 को मणिराम दीवान को
फंदे से लटका दिया गया। इस प्रकार असम के पुत्रों पियाली फुकन, जियाराम बरुआ, मनीराम दीवान, पियोली बरुआ और कुशाल कंवर को बेरहमी से फांसी पर लटका दिया गया। तब मुझसे बस इतना ही हुआ कि मैं इस मंजर को बमुश्किल देखता रहूं और बहता रहूं। 1756 में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ, जहां से 200 साल के ब्रिटिश शासन का रास्ता खुला और शुरू हुआ मानव इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशवाद का काला अध्याय। जब 1765 में अंग्रेजों द्वारा ग्वालपाड़ा को शामिल किया गया, तो राणा राम चौधरी की अध्यक्षता में 500 मूल निवासियों के एक समूह ने ब्रिटिश गढ़ पर चढ़ाई की। इस प्रकार 1788 का 22 नवंबर असम में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार युद्ध की तारीख के रूप में दर्ज है। उसके बाद 1905 में बंगाल के विभाजन ने क्रांति की लहर पैदा की। हम बिना जबरदस्ती और बल प्रयोग के भी विदेशी साम्राज्य का पतन कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा की पुकार से सड़कें गूंजने लगी। भोनिया! काटिया! उठो, देखो! अंग्रेजों ने हम पर बहुत जुल्म किया है। हमारी माँ की आंखों में आंसू हैं। असम के लोगों में देशभक्ति का जोश भर गया था। बंबई में भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन आयोजित हुआ। तरुण राम फुकन, नवीन चंद्र बोरदोलोई, कुलधर चालीहा और चंद्रनाथ शर्मा ने वहां पहुंचकर गांधी जी को असम आने का न्योता दिया। सन 1921 में महात्मा गांधी पहली बार असम आए थे। वो कलकत्ता से ट्रेन में असम पहुंचे, जहां नवीन चंद्र बोरदोलोई और साथियों ने उनकी आगवानी की। रेलगाड़ी जब स्टेशनों पर रुकती थी, तब असंख्य लोग गांधी जी का अभिवादन करने के लिए उमड़ पड़ते थे। रेलगाड़ी अमीन गांव स्टेशन पहुंची। गांधी जी रेलगाड़ी से उतरकर जहाज पर सवार हुए और गुवाहाटी नगर पहुंचे। भीड़ के बीच से होते हुए गांधी जी तनुराम फुकन के घर पहुंचे और उनके घर के सामने के मैदान में 25,000 लोगों की जनसभा हुई। मेरे प्रिय देशवासियों, मुझे इतनी दूर आमंत्रित करने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? क्या ये सिर्फ मेरी बातें सुनकर चुपचाप अपने अपने घर लौट जाने के लिए है? अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे आगे कुछ नहीं कहना। नहीं, ऐसा मत करें। हम आपको इस तरह वापस लौटने नहीं देंगे।
लोग सचमुच स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कीजिए। असम में भी पूरे भारत की तरह राष्ट्रवाद की अग्नि प्रखर थी। विदेशी कपड़े और सामान आग में झोंक दिए गए। हर वर्ग के लोगों ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार में हिस्सा लिया। इसके बाद गांधी जी जहाज से तेजपुर रवाना हुए और उसके बाद नागांव, वहां से जोरहाट और फिर मरियानी होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचे और वहां से ब्रह्मपुत्र की वादियों का सफर तय करते हुए सिलचर। दिसंबर 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन पांडु में